दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स पर, और इकोनॉमिक्स के लेक्चर सीरीज में आज हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ मनी बड़ा ही मजेदार और बहुत ही दमदार चैप्टर है, पढ़कर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ मनी में हम बहुत सारे मनी के बारे में बात करने वाले हैं। जनरली लोगों को क्या होता है, यही पता होता है कि मनी कितने प्रकार का होता है। तो लोग बोलते हैं जो कागज की नोट है, जो सिक्के हैं, वो मनी में काउंट किए जाते हैं, या फिर जो अदर मटेरियल है उसको भी ले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक मनी वगैरह होगा। लेकिन यहां पे मैं आपको एक डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताऊंगा। जैसे आपने सुना होगा स्वीकार्य मुद्रा के बारे में, कागजी मुद्रा के बारे में, सांकेतिक मुद्रा के बारे में, मानक मुद्रा के बारे में, प्रतिनिधि मुद्रा के बारे में, आदेश मुद्रा हो गया, बैंकिंग करेंसी हो गया, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। देखिए जो टॉपिक हमारा चल रहा है मुद्रा और मुद्रा स्फीति, अगर सच में आपको इस टॉपिक पे एकदम कमांड करना है ना, तो सबसे पहले आपका बेस मजबूत होना चाहिए। तो मुद्रा का पहला लेक्चर आपको दे दिया गया है स्टडी 91 पर। सब्जेक्टिव क्लासेस जो चल रहे थे वो लगातार जारी हैं, तो दोस्तों हमारी सीरीज से जुड़े रहिए और प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को आप देखते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और याद रखेगा, जिन लोगों ने स्टडी 91 का ऐप नहीं डाउनलोड किया, मैं उनसे कहना चाहूंगा दोस्तों वो ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि एक बार उन्होंने अगर ऐप डाउनलोड कर लिया तो उसके माध्यम से उनकी स्टडी और भी अच्छी हो पाएगी। ठीक है, थोड़ा सा चेहरा सही नहीं आ रहा था तो मुझे लगा थोड़ा सा चीजें सही कर देनी चाहिए। आप समझ में आ गया? चलो तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो हेडिंग हमारे पास है वो ये है, बड़ा जल्दी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा स्पीड में। ठीक है, लिख रहा मुद्रा की क्रय शक्ति। आपने सुना भी होगा, लेकिन जब सुना होगा आप घायल हो गए होंगे। मुद्रा की क्रय शक्ति मींस क्या होता है दोस्तों? परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होता है दोस्तों? किसी चीज को परचेज करने के लिए आपके पास जो मुद्रा है उसमें कितनी सामर्थ्य है, उसमें कितनी शक्ति है। क्या आपके पास जो मुद्रा है वो उस सामान को खरीद सकता है? वही क्या कहलाता है? क्रय शक्ति कहलाता है। वो क्या कहलाता है? क्रय शक्ति। नहीं समझे ना? हाँ नहीं समझे होंगे, कोई बात नहीं, अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आप चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगे। देखिए लिख रहा है इकाई मुद्रा में किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदी जा सकती है। सपोज करिए इकाई रुपए, यानी मैं मान लिया, चलो मैं 10 रुपए का एग्जांपल ले लिया। 10 रुपया आपके पास है और 10 रुपए में आप क्या करना चाहते हैं? आपके सामने 2-3 चीजें हैं। आपके सामने थोड़ा राइस है, चावल है, थोड़ा गेहूं रखा है, थोड़ा दाल रखा है। जब आप दुकानदार के पास जाएंगे, बोलेंगे भैया 10 रुपए में चावल दे दीजिए, 10 रुपए में अलग से गेहूं दे दीजिए और 10 रुपए में दाल दे दीजिए, तो आपको अलग अलग क्वांटिटी प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि सभी चीजों का मूल्य क्या है? अलग अलग। आपके जेब में रखी मोबाइल का मूल्य अलग है और आपने जिस कपड़े को पहना उसका मूल्य अलग है। आप ईयरफोन यूज करेंगे उसका मूल्य अलग है, इस इंटरेक्टिव बोर्ड का मूल्य अलग है। तो हर एक चीज का मूल्य जो है वो अलग अलग है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति का मतलब क्या होता है? इकाई मुद्रा में उसके द्वारा कितनी चीजें परचेज की जा सकती, वही उसकी क्रय शक्ति मानी जाती है। क्रय शक्ति समय समय पर कमजोर भी होती है और समय समय पर मुद्रा की स्थिति मजबूत भी होती है। क्या होती है? मजबूत भी होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल प्रयोग करना चाह रहा हूं। दोस्तों आप अपने पिताजी से, अपने दादाजी से पूछिए कि बचपन में जब कभी वो मेला देखने जाया करते थे तो उनके पास कितने रुपए हुआ करते थे। आपको पता चलेगा कि लोग 50 पैसे 1 रुपए में पूरा मेला घूम आते थे, खा पी भी लेते थे और कुछ पैसे बचा भी लेते थे, अपने लिए खिलौने भी खरीद लेते थे। आज क्या है? आज अगर आप 1 रुपया लेके जाओ, क्या पूरे मेले में आपको कुछ भी मिलेगा? कुछ भी मिलेगा? आप कुछ भी उससे खरीद नहीं सकते पूरे मेले में। ठीक है, यानी परचेजिंग पावर ऑफ मनी पहले की अपेक्षा क्या हुई है? और कमजोर होती हुई दिखी है। क्यों दोस्तों? जब मार्केट में मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाएगी, ढेर सारे मुद्रा छपकर मार्केट में आ गए, इस वजह से उसकी परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या हो गई? घट गई। मुझे इस चीज को बहुत डिटेल में आपको समझाना है, क्योंकि अगर मैं इस चीज को आपको ना समझा पाया तो कभी भी मुद्रा स्फीति जो होता है, जो महंगाई होता है, जहां टेक्निकल पार्ट आते हैं, वो आप समझ नहीं पाओगे। तो मेरे साथ लगातार बने रहना। 3 से 4 लेक्चर में इस चैप्टर पर आपको ऐसा कमांड हो जाएगा कि फिर कभी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में गलत नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है यहां पर कि यह 2 प्रकार का होता है। जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है, अगर इसको ध्यान में रखा जाए तो मुद्रा 2 प्रकार का होता है। एक होता है घरेलू मुद्रा, एक होता है अंतरराष्ट्रीय। देखिए इकोनॉमिक्स में जब कभी घरेलू की बात करेगा उसका मतलब है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब हमारे देश की सीमा के अंदर। हमारे देश की सीमा क्या मतलब? ऊपर की तरफ देखेंगे जो मैकमोहन रेखा है, एक तरफ डूरंड है, एक तरफ रेड क्लिफ है, नीचे जली सीमा है। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सारी चीजें। तो दोस्तों जो हमारा देश है
है उसकी सीमा के अंदर जब हम बात करेंगे तो वहां पे देखा जाता है घरेलू क्रय शक्ति, इसीलिए इसको कहा जाता है डोमेस्टिक परचेजिंग पावर। उसी तरह से इंटरनेशनल परचेजिंग पावर भी होता है जिसको अंतरराष्ट्रीय क्रय शक्ति का नाम देते हैं। लिख रहा है किसी मुद्रा का देश की सीमा के अंदर वस्तुओं तथा सेवाओं को क्रय करने की शक्ति ही क्या कहलाती है, उसकी घरेलू क्रय शक्ति कही जाती है। भाई अपने देश की सीमा के अंदर, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, घबराइए मत, परेशान मत होइए, मुझे चैप्टर आज आपके दिमाग में लोड करना है, ये मेरा टारगेट है, बस आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों मैं कह दूं आपके पास 10,000 रुपए है और आप यहां से दिल्ली चले जाओ, वहां जाकर आपने खूब खरीदारी किया, कोई दिक्कत आपको? जब तक जेब में 10,000 रुपए हैं आपको भरपेट खाना मिल जाएगा, आपको रहने के लिए मिल जाएगा, सोने के लिए मिल जाएगा, घूमने टहलने के लिए मिल जाएगा, मूवी देखने के लिए मिल जाएगा, पढ़ने के लिए मिल जाएगा, सब कुछ आप कर सकते हो उस पैसे में। लेकिन यही 10,000 रुपया अगर आप यहां से लेकर किसी और कंट्री में चले गए तो वहां हालात क्या होंगे? वहां के लिए आता है अंतरराष्ट्रीय क्रय शक्ति। अंतरराष्ट्रीय क्रय शक्ति मतलब इंटरनेशनल परचेजिंग पावर। अब वहां आपका यह जो नोट 10,000 रुपए लेकर गए हैं वहां रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। मान लो कोई दुकान रुपया एक्सेप्ट भी करता हो तो भी वहां सामानों के दाम जो होंगे वो उनकी अपनी मुद्रा में होंगे। जैसे अगर हम अमेरिका चले गए, अमेरिका में चलता है डॉलर, क्या चलता है? डॉलर चलता है। अब अमेरिका में अगर हम रुपया लेके चले गए, हो सकता है कोई भारतीय रेस्टोरेंट हो वो एक्सेप्ट कर ले आपसे मनी, डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे अमेरिका में डॉलर ही रिसीव किया जाता है क्योंकि खरीदने के लिए और बेचने के लिए डॉलर ही इस्तेमाल होता है, यानी आम लेन देन जो होता है वो डॉलर में होता है। अब वहां पे जो आपका रुपया है जब तक वह कन्वर्ट नहीं होगा डॉलर में, आप 10,000 रुपए ले जाके रखिए, 10,000 रुपए का जितना वैल्यू बनता है, मान लीजिए 70 का रेट है, 60 का रेट है, 80 का रेट है, जो भी रेट चल रहा होगा उस समय इंटरनेशनल मार्केट में कि $1 के पीछे रुपए का वैल्यू कितना है वो माना जाएगा। जैसे अभी क्या होता है नॉर्मली जनरली हम लोग देख रहे हैं सामान्य तौर पर कि वो 70 रुपए के आसपास रहता है, यानी उनका $1 उसके बदले में हमें 70 रुपए पे करना पड़ता है। मान लीजिए वहां पर आप एक बर्गर खा रहे हैं, ठीक है, वो बर्गर वहां $5 का है, कितने का है? $5 का है, तो वो आपके लिए क्या है? 7×5 = 350 रुपए का बर्गर है। कितने का? वो बर्गर आपके लिए कितना होगा? 350 रुपए उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां की करेंसी और यहां की करेंसी में जो अंतर है वो अंतर आपको ध्यान देना पड़ेगा। घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको एकदम सिखाऊंगा कि कैसे तय होता है। सर क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि $1 बराबर 1 रुपया हो जाए? अरे होने वाली बात नहीं है यार। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब एक कंडीशन ऐसी ही थी, $1 बराबर 1 रुपया ही था। लेकिन बाद में चीजें क्या हो गई? बढ़ती चली गई। क्या सर ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपया पे करना पड़ जाए डॉलर के पीछे? हाँ हो सकता है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे 1 रुपए के बदले में $100 हो जाए, मतलब उनको ज्यादा पे करना पड़े? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपये को मजबूत होना पड़ेगा। सर कैसे होगा मजबूत? आप बताइए ना। हम देश की वाह हैं, हम अपने देश के रुपये को मजबूत करके दिखाएंगे। अरे घबराइए मत, लेक्चर सीरीज चलने दीजिए, मैं आपको सब बताऊंगा, घबराइए मत, ठीक है। आगे देखिए, समझ में आ गया बात ना? इत्मीनान से देखते जाइए। लिख रहा है अब इसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर फिर से मुद्रा आपको 2 भागों में बंटती हुई दिखाई दे देगी। वो तो परचेजिंग पावर के आधार पर 2 तरह का मार्केट दिखता है और यहां पर हम सीधे सीधे मुद्रा को ही डिवाइड कर रहे हैं कि भाई अगर कोई आपसे पूछे कि मुद्रा कितने प्रकार की होती है, देखिए मुद्रा क्रय शक्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय। अगर आपसे कोई पूछे मुद्रा कितने प्रकार की होती है तो वो भी 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है वास्तविक मुद्रा जिसे आप रियल मनी बोलते हैं, एक होता है स्वीकार्य मुद्रा जिसे आप एक्सेप्टेबल मनी बोलते हैं। एक्सेप्टेबल यानी जो स्वीकार्य है, जिसको आम जनता ने स्वीकार किया है, ठीक है। तो याद रखिए 2 तरह की मुद्राएं होती हैं। डिटेल में चले ना, देखो बहुत ज्यादा डिटेल में चलने वाला हूं मैं, आप एकदम ध्यान से इत्मीनान से याद रखना, वास्तविक और स्वीकार्य, वास्तविक और स्वीकार, ठीक है। ये 2 प्रकार होते हैं मुद्रा का। लिख रहा वास्तविक मुद्रा, रियल मनी, करा किसी भी देश में प्रचलित मुद्रा ही वहां की वास्तविक मुद्रा कहलाती है। भारत में क्या चलता है? रुपया। भारत की वास्तविक मुद्रा क्या है? रुपया। पाकिस्तान में क्या चलता है? रुपया। पाकिस्तान की वास्तविक मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। भारतीय रुपया से अलग है। क्यों? क्योंकि वहां का जो केंद्रीय बैंक है वो उसे जारी करता है। अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर, ठीक है। जापान में क्या चलता है? येन, ठीक है। तो याद रखिए वहां की एक अपनी मुद्रा होती है जो वहां आमतौर पर प्रचलित होती है, वही वास्तविक मुद्रा या रियल मनी मानी जाती है। करा पूरे देश में विनिमय
विनिमय का माध्यम यही मुद्रा होती है, इसीलिए इसे यथार्थ मुद्रा का भी नाम देते हैं। हम अगर आपसे कहें कि आप हमें कोई फी पेमेंट कर दो, आप हमें डोनेट कर दो, तो आप क्या करते हो? जो एक्सेप्टेबल मुद्रा है या फिर जो रियल मनी है आप उसी को करते हो। यहां पे अलग अलग क्यों किया गया? अलग अलग दोस्तों किया गया, उसके पीछे कुछ रीजन है। अभी जब इसके आप अंदर सब टाइप पढ़ेंगे ना तो आपको वहां अंतर नजर आएगा। ऐसे आपको हो सकता है देखने में एक ही नजर आए कि सर वास्तविक मुद्रा ही तो स्वीकार मुद्रा है, क्योंकि रुपया हमारी वास्तविक मुद्रा है और हम रुपए में आपको भुगतान करेंगे तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो रुपया ही हमारा क्या हो गया? एक्सेप्टेबल मनी भी हो गया। तो सर आपने यहां दो पार्ट क्यों किया? दो पार्ट दोस्तों इसलिए किया कि इसका सब टाइप अलग अलग होता है। अभी आप ध्यान दीजिए, रुकिए, घबराइए मत, ठीक है? तो यथार्थ मुद्रा भी, जैसे भारत में अगर हम नोट की बात करते हैं, जितने भी नोट हैं, सिक्के हैं, ये यहां की वास्तविक मुद्रा मानी जाती है। लिख रहा वास्तविक मुद्रा भी कितने प्रकार की होती है? दो तरह की होती है। एक होता है धातु मुद्रा, दूसरा होता है कागजी मुद्रा। धातु मुद्रा मतलब जो मेटल वगैरह के बने होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है धातु मुद्रा। कागजी मुद्रा मतलब जो कागज के बने होते हैं उनको कागजी मुद्रा कहा जाता है। सर एक एक लाइन सर इसके बारे में बता दो ना कि धातु मुद्रा क्या होता है और कागजी मुद्रा क्या होता है, या फिर अगर उसके अंदर कोई और भी पार्ट बनते हैं, ठीक है, चाइल्ड सब कैटेगरी, तो आप उसको भी बता दो। चलो उसको भी बताता हूं, सुनो ध्यान से। लिख रहा है धातु मुद्रा यानी मेटालिक मनी। मेटालिक मनी क्या होता है दोस्तों? करे जब कोई मुद्रा किसी धातु से निर्मित होती है, सर वैसा ही जैसे पहले सोने वाला हुआ था, फिर चांदी हुआ, फिर तांबा हुआ, पीतल का भी आया, कई लोगों ने तो शीशे की मुद्रा भी बना दिया, और उसके बाद जाकर के गिलट वगैरह बना, फिर अब जाकर के सर एल्युमिनियम का आया था, और एल्युमिनियम के बाद जो है सामान्य आ रहा है, ठीक है? तो सर ऐसा ही क्या? हाँ वही है कि किसी भी धातु, यहां पर्टिकुलर किसी धातु की बात नहीं की जा रही, किसी भी धातु से निर्मित हो तो उसे धातु मुद्रा कहा जाता है। दोस्तों धातु मुद्रा को तीन रूपों में बांटा गया। क्या बात करें सर, धातु मुद्रा का तीन टाइप। हाँ, रियल आपने जो पढ़ा, रियल यानी वास्तविक मुद्रा के अंदर आपने पढ़ा धातु मुद्रा और कागजी मुद्रा, और धातु मुद्रा के भी तीन प्रकार हैं। कौन कौन से सर? तो याद रखिए, एक मानक मुद्रा है जिसको स्टैंडर्ड मनी कहते हैं, दूसरा प्रतीक मुद्रा है जिसे सिंबॉलिक मनी कहते हैं, तीसरा सहायक मुद्रा है जिसे ऑक्सिलरी मनी कहते हैं। सर ये होता क्या है? जो होता है अभी आपको बताया जाएगा, सुनिए ध्यान से। लिख रहा मानक मुद्रा, ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड मनी क्या होता है? मुद्रा उतनी ही है, बस बांटा गया कई भागों में। कह रहा है वह मुद्रा जिसका मूल्य वस्तु के रूप में, किसी वस्तु के रूप में, सामान्य वस्तु के रूप में, ठीक है, कह रहा है गैर मौद्रिक उद्देश्यों के लिए उतना ही होता है जितना कि मुद्रा के रूप में उसका मूल्य है। नहीं समझे ना? थोड़ा सा ऊपर से निकल गया होगा। सर एक बार और पढ़ दो, एक बार और पढ़ेंगे तो जितना समझ में आने वाला वो भी चला जाएगा। सुनो, उदाहरण बता के मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि अच्छा दोस्तों छोड़ो, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि लोगों ने क्या किया, कुछ समय बाद जब चांदी की मुद्रा आती थी, लोगों ने चांदी का मुद्रा का संग्रह करना शुरू कर दिया और उसको पिघला करके मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जो चांदी की वैल्यू थी वो पिघलाने के बाद अधिक हो जाती थी। अगर आपको पता चल जाए कि आज जो सिक्के चल रहे हैं, अगर इनको पिघला दिया जाए तो सिक्का 15 रुपए का हो जाएगा, तो कितने लोगों का बेरोजगारी के सीजन में धंधा बन जाएगा। ठीक है, इस सीजन में धंधा हो जाएगा कि चलो 10 का 15 मिल रहा है, नोटों को क्या कर दो, गलाना शुरू कर दो। नोटों को नहीं, सिक्कों को गलाना शुरू कर दो। लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो ये चीजें आ जाएंगी। तो सरकार ने भी सोचा क्या किया जाए। तो पहले क्या होता था कि एकदम बराबर, यानी अगर किसी सिक्के का मूल्य 10 रुपया है, ठीक है, तो उसके पीछे जो सरकार बनाती थी ना, यानी चाहे वो गिलट बनाए चाहे वो चांदी का इस्तेमाल करे, तो उतना ही चांदी हुआ करता था जितना 10 रुपए में आ सकता है। मतलब उसको बनाने का खर्चा ही उतना था, ठीक है। इसीलिए इसको क्या माना गया, मानक मुद्रा, यानी बराबर होगा। लिख रहा है मानक मुद्रा को पिघलाकर धातु के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें धातु का मूल्य उतना ही होता है, एकदम सेम टू सेम बराबर होता है। स्टैंडर्ड इसीलिए कहा गया जितना कि उसका मौद्रिक मूल्य होता है, इसीलिए इसे पूर्ण मूल्य मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है। आप पिघला दोगे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। 10 रुपए लिखा है और 10 रुपए के बराबर ही आपको उसका मूल्य नजर आएगा। सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि ज्यादा हो जाए या कम हो जाए? कैसे हो सकता है सर, एग्जांपल देके बता दो। दोस्तों अगर उसी 10 रुपए के सिक्के में मान लीजिए चांदी का सिक्का है और उसमें ज्यादा चांदी की मात्रा कर देंगे तो उसका वैल्यू 10 से बढ़ जाएगा, और चांदी की मात्रा कम कर देंगे तो उसका वैल्यू 10 से घट जाएगा, और चांदी की वैल्यू अगर 10 के बराबर रखेंगे तो रख लीजिए बराबर, तो तीनों हो सकता है। तो वही चीजें दे रहा है, इसीलिए इसको मानक मुद्रा या स्टैंडर्ड मनी कहा जाता है। क्या सर अब भारत में कोई मानक मुद्रा है? नहीं,
हर कोई प्रॉफिट पर काम कर रहा है, गवर्नमेंट क्यों नहीं काम करे? गवर्नमेंट कहती है 10 रुपए के सिक्के के लिए अगर हम 10 रुपए खर्चा कर देंगे तो मतलब क्या निकला? टकसाल बनाना, वहां पर लोगों को बिठाना, सब काम करना, मतलब क्या निकला? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, मान लीजिए अगर 10 का सिक्का है ना, उसकी रियल वैल्यू पता चलता है 4-5 रुपए है, रियल वैल्यू उसका कितना है? 4-5 रुपए। ठीक है, जिससे सरकार का कोस्ट भी मेंटेन रहता है और सरकार को दिक्कत भी नहीं होती है। एक एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, लिख रहा है क्या भारत में कभी मानक मुद्रा प्रचलित था? अगर मन में आ जाए सर अभी तो नहीं है, सर कभी पुराने मतलब बहुत समय पहले कभी था ऐसा? हाँ था, 1835 में था। 1835 में दोस्तों लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा आपने, वॉरेन हेस्टिंग का नहीं, हेस्टिंग्स का नाम सुना होगा। ठीक है, नहीं हेस्टिंग नहीं यार, बार बार गलत निकला, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम सुना होगा, और राजा राम मोहन राय वाले। घबराए मत करो, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी सब यहां सेव है, घबराने की बात नहीं। कोई चीजें हो सकता है टंग फिसल कर कुछ और आ जाए, लेकिन वो हमें दिखाई देता है, मेरे आंख के सामने छप जाता है कि हाँ यही चीजें हैं। तो याद रखें दोस्तों, यहां करा 1835 से लेकर के लगभग 1893 तक 1 रुपए का जो सिक्का चल रहा था वो मानक मुद्रा का सिक्का चल रहा था। सर इसका मतलब है 1 रुपए के सिक्के को गलाने पर 1 रुपया प्राप्त हो रहा था, मतलब उसी मूल्य के बराबर वो धातु भी थी। हाँ, उसी मूल्य के बराबर धातु थी, बाद में उसे बंद कर दिया गया। ठीक है, अब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आज लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। आगे दे रहा है प्रतीक मुद्रा। ये सिंबॉलिक मुद्रा क्या होता है? चलिए, सिंबॉलिक मुद्रा क्या होता है? लिख रहा है प्रतीक मुद्रा का अर्थ है किसी अन्य रूप में। ठीक है, ये किसी अन्य रूप में, भाई कोई एक मुद्रा है वो उसको किसी अन्य रूप में रखा जा रहा है, ये प्रतीक मुद्रा है। कह रहा जिसका वास्तविक मूल्य उसके अंकित मूल्य से क्या होता है? कम होता है, वो प्रतीक मुद्रा कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? प्रतीक मुद्रा, या कभी कभी दोस्तों इसको सांकेतिक मुद्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांकेतिक मुद्रा। आपने सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा। ठीक है, तो कासिम नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, तो उसका नाम सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा उसमें जो जितने भी राजवंश थे उन सभी ने इस तरह की मुद्राओं का प्रचलन लाया था, तो उसको ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है 1 रुपए का सिक्का जो अभी हम लोग यूज करते हैं, ये प्रतीक मुद्रा है। मैंने कहा ना कि 10 रुपए के सिक्के के लिए 10 रुपए सरकार नहीं खर्च करती, वो कम खर्च करती है, और कम खर्च ही क्या कहलाता है? प्रतीक मुद्रा। तो मान लीजिए परीक्षा में अगर कभी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन दे दे कि 1 रुपए का सिक्का है या 10 रुपए का सिक्का है, सांकेतिक मुद्रा यानी प्रतीक मुद्रा ऑप्शन में दे दे, ऑर्डर मनी दे दे, आपका जो अभी मैंने पढ़ाया कागजी ये धातु मुद्रा तो हो ही जाएगा, क्या नाम है यार स्किप कर गया, मानक मुद्रा दे दे, तो आप क्या बताओगे? आप वहां बताइएगा प्रतीक मुद्रा। ठीक है, सिंबॉलिक मनी इसको कहा जाता है। ठीक है, लिख रहा है 1 रुपए का सिक्का प्रतीक मुद्रा है क्योंकि उसे पिघलाने पर प्राप्त धातु का मूल्य क्या होता है? 1 रुपए से कम होता है। समझ में आ गया ना? देखिए सब समझ में आएगा, अगर आप स्टडी 91 पर रेगुलर बने रहेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि हर एक विषय को डिटेल से पढ़ाया गया है, डिटेल से। तो जिस भी बच्चे को पढ़ना वो आके पढ़ सकता है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा है दोस्तों सहायक मुद्रा। अब देखिए सहायक मुद्रा नाम से आपको नहीं लग रहा है ये हेल्प करने के लिए आया, ये प्रतीक मुद्रा की सहायता करता है, इसलिए इसको सहायक मुद्रा का नाम दिया गया। लिख रहा है सहायक मुद्रा का कार्य प्रतीक मुद्रा की सहायता करना। भारत में प्रचलित अन्य सिक्के क्या करते हैं? सहायक मुद्रा के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि वो जो करेंसी होती है उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा, जैसे 1 रुपए का मुद्रा हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, ये सभी सहायक मुद्रा में भी गिने जाते हैं। अगला टाइप देखिए दोस्तों, ये तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा धातु मुद्रा। धातु मुद्रा के बाद मुद्रा का दूसरा प्रकार है कागजी मुद्रा। ठीक है, कागजी इन द सेंस क्या? जो मुद्रा कागज के बने होते हैं कागजी मुद्रा कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, वही लिख रहा है। कह रहा कागजी मुद्रा एक विशेष प्रकार के कागज, जो सामान्य कागज पे तो बना नहीं होता है, उसके लिए एक विशेष कागज होता है, वो अलग से बनाया जाता है। उसके लिए एक विशेष स्याही होती है जिससे उसकी छपाई होती है, उसके लिए एक विशेष स्थान होता है, प्लस उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी लगे होते हैं नोट के अंदर, जो नॉर्मल आपको पता नहीं होते हैं। तो वही लिख रहा है कि विशेष प्रकार के कागज पर लिखा गया एक प्रतिज्ञा पत्र होता है, इस पे पूरी प्रतिज्ञा ही लिखी होती है। मैं आपको समझाता हूं। लिख रहा है जो केंद्रीय सरकार द्वारा क्या होता है? प्रत्याभूत होता है। अगर आपके पास नोट हो तो आप निकालिए, निकाल के देखिए दोस्तों, जहां ये भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है उसके ठीक नीचे एक सेंटेंस लिखा होगा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, ऐसा लिखा होगा रिजर्व बैंक के ठीक नीचे। क्या लिखा है? केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। इसका मतलब क्या होता है? मतलब प्रत्याभूत माने गारंटी लेना। क्या लेना? गारंटी। यानी ये 500 रुपया का नोट है, भारत सरकार इसका गारंटी लेती है। क्या लेती है? इसका गारंटी लेती है। इस 500 रुपए में आप हमारे घरेलू सीमा के अंदर
बाहर की गारंटी नहीं है। घरेलू सीमा के अंदर कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा खरीद सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, हर व्यक्ति इसको लेने के लिए बाध्य है, ठीक है, कोई मना नहीं कर सकता। तो कर एक ऐसा प्रतिज्ञा पत्र होता है जो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछता है, ठीक है, प्रत्याभूत दे देता है, कई लोग का दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, प्रत्याभूत लगता है सच में भूत आ गया है, वो क्वेश्चन देखते ही समझ जाते हैं ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, कभी आने वाला नहीं है, कभी हम सही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैं सब प्रश्न आपको सही कराऊंगा, ठीक है। लिख रहा है तथा उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, बाकायदा गवर्नर ने लिखा होता है कि उस पर अंकित राशि वो अदा करने का वचन देता है। देखिए यहां पर अगर मैं पढ़ के सुनाऊं आपको, बड़ा छोटा लिखा हुआ है, यहां पे क्लियर नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं बताता आपको। नीचे साइन होता है गवर्नर का, जो रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है उसका हस्ताक्षर होता है और लिखता है कि मैं जो है 2000 रुपए देने का वचन करता हूं, ठीक है, अदा करने का वचन देता हूं। तो ऐसा वहां पर मेंशन होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे दे रहा है दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर और थोड़ा सा डिटेल में कि कागजी मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पढ़ा धातु मुद्रा, ठीक है, तो धातु में हमने पढ़ा कि धातु मुद्रा भी 3 तरह की होती है, ठीक है। उसी तरह से अरे आपने पढ़ा ना, धातु मुद्रा एक मानक वाला मुद्रा हो गया, एक आपका सहायक हो गया, एक आपका प्रतीक मुद्रा हो गया, 3 हो गया। उसी तरह से कागजी मुद्रा कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। पहला है आदेश मुद्रा, जिसे ऑर्डर करेंसी कहा जाता है। दूसरा है प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि, ठीक है, यानी यहां पर क्या आ जाता है, सब्स्टिट्यूट आ जाता है, सब्स्टिट्यूट पेपर करेंसी। तीसरा है परिवर्तनीय, मतलब इसको परिवर्तित कराया जा सकता है, तो ये कन्वर्टिबल हो गया। और इसके बाद दोस्तों अपरिवर्तनीय है, तो चाहे इसको आप नॉन कन्वर्टिबल कहो, चाहे आप इसको कांस्टेंट कह दो, दोनों बात एक ही है, नॉन कन्वर्टिबल कह लो या कांस्टेंट कह लो। सर बड़ी कृपा होती अगर एक एक लाइन इसके बारे में बता देते। दोस्तों मैं बताऊंगा, घबराइए मत, मैं सब बताऊंगा, मैं कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। स्टडी 91 शिक्षा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया जाता है, एकदम डिटेल में। आपके पास आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं, कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। जिन भी बच्चों के पास इस तरह के अभाव हैं, वो चैनल से जुड़े, वेबसाइट से जुड़े, एप्लीकेशन से जुड़े, उनको सारे मटेरियल फ्री दिए जा रहे हैं। आप मतलब पीसीएस लेवल तक की पूरी तैयारी डीप स्टडी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जिनको लग रहा है कि नहीं हमें किसी और प्रोग्राम में जाना चाहिए, तो हमारी स्टडी 91 पर वह प्रोग्राम भी अवेलेबल है। आप उस प्रोग्राम में जा करके अपने आप को थोड़ा सा एक और डायरेक्शन दे सकते हैं, वहां हम अलग तरीके से मेहनत करते हैं। यहां हमारे यूट्यूब पे भी चीजें कंटिन्यू चलती रहती हैं, ठीक है। आगे दोस्तों मैंने कहा था ना कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैं एक और सब्जेक्टिव कार्यक्रम स्टार्ट करने वाला हूं, तो जल्दी करूंगा, ठीक है, 1 दिन 2 दिन का समय दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं आदेश मुद्रा के बारे में। ऑर्डर करेंसी क्या होता है, लिख रहा है आदेश मुद्रा जो होता है दोस्तों, ये राज्य सरकार द्वारा निर्मित किया जाता है। राज्य मतलब ऐसे यहां राज्य का तात्पर्य जो है देश से लिया जाता है। ध्यान देंगे, कभी पॉलिटी की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, यहां राज्य का तात्पर्य कई बार देश से भी लिया जाता है, ठीक है। तो लिख रहा है राज्य हो गया, प्रांत हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है राज्य द्वारा निर्मित अथवा जारी किया जाता है, परंतु इसे कानून द्वारा अपने अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से नहीं बदला जा सकता। इसे अपने में ही चेंज किया सकता, किसी अन्य से नहीं। भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा जारी जो सिक्के हैं और जो 1 रुपए के नोट हैं वो आदेश मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं, आदेश मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों 1 रुपए का नोट है जनरली, और जो अदर नोट होते हैं उस पे जो हस्ताक्षर होता है वो गवर्नर का होता है। या पूछता है वो नोट कौन जारी करता है, तो बताइए आरबीआई जारी करता है, जबकि ये नोट आरबीआई जारी नहीं करता है। पता है कि नहीं आपको, जो सिक्के होते हैं और जो आपके नोट होते हैं 1 रुपए वाले, ठीक है, उसको आरबीआई नहीं जारी करती है, इसीलिए कभी भी आप उसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ नहीं पाएंगे। यहां पर देखिए लिखा रहता है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिलीज करती है। और यहां पर किसका हस्ताक्षर होता है, कई बार परीक्षा में आता है, ठीक है, किसका होता है, वित्त मंत्री का होता है, वित्त सचिव का होता है, या किसका होता है, कैबिनेट सचिव का होता है, या गवर्नर का होता है, ऐसे करके पूछता है। तो बताइए वित्त सचिव, गलती से वित्त मंत्री मत कहिएगा, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपका आदेश मुद्रा का उदाहरण परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रतिनिधि मुद्रा यानी जो सब्स्टिट्यूट करेंसी है वो क्या होती है, लिख रहा है यह वास्तव में पूर्ण मूल्य सिक्कों अथवा उनके बराबर स्वर्ण यानी जो सरकारी खजाने हैं उसमें, आपको पता है दोस्तों जब सरकार कोई भी मुद्रा जारी करती है तो उसके पीछे क्या करती है, सरकारी खजाने में कुछ पैसे स्टोर करती है, उसके बदले में ही मुद्रा जारी की जाती है और ऐसी मुद्राओं को प्रतिनिधि मुद्रा का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, प्रतिनिधि मुद्रा। आगे मैं आपको इसका यूज बताऊंगा, ठीक है। अगला है दोस्तों
अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा यानी कन्वर्टिबल करेंसी क्या होता है? लिख रहा है वह मुद्रा जिसे मानक सिक्कों के रूप में 100% का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। 100% का समर्थन होता है, 100% नहीं होता, थोड़ा होता है, ठीक है, प्राप्त नहीं होता, परंतु कागजी मुद्रा धारक इसे मांग पर सिक्कों में परिवर्तित करा सकता है, ठीक है। इस प्रकार प्रतिनिधि कागजी मुद्रा एवं परिवर्तनीय कागजी मुद्रा दोनों को क्या कराया जा सकता है? चेंज कराया जा सकता है। यानी इसमें तो ये तो 100% वाला मामला आ जाता है, ठीक है। यहां पे 100% नहीं होता, थोड़ा बहुत परसेंटेज होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान देंगे। इसी तरह जो चौथा दे रहा है वह है अपरिवर्तनीय यानी नॉन कन्वर्टिबल। आप नॉन कन्वर्टिबल कह लो चाहे आप कांस्टेंट कह लो। कह रहा है कि जिस कागजी मुद्रा को मानक सिक्कों का कोई समर्थन नहीं प्राप्त होता है, जिसे सिक्कों में नहीं बदला जा सकता है, उसे अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा का नाम दिया जाता है। सभी देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी किए गए जो नोट हैं वो अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा कहलाते हैं और इसके अलावा इसे प्रतीक मुद्रा भी कहा जाता है। तो एक ही जो वैरायटी है वो अलग अलग जगह पे काउंट की जाती है, उसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आपके मन में आ रहा हो कि सर कैसे नोट यहां काउंट होते हैं? दोस्तों इसलिए क्योंकि मान लीजिए एक साल में सरकार ने क्या किया, 50,000 करोड़ रुपए छापे, तो जरूरी नहीं कि सरकार अपने कोष में 50,000 करोड़ रुपए रखे। भाई कैसे रखेगी? एक मामला सुनो, मैं आपको बताता हूं, टेंशन वाली बात, थोड़ा आप टेंशनाइज होंगे लेकिन आप ध्यान दो। दोस्तों मैंने आपसे बताया कि ये जितने भी नोट होते हैं उस नोट पे दो चीजें होती हैं। एक तो ये लिखा होता है कि वो केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत है, मतलब भारत सरकार क्या लेती है, उसका गारंटी लेती है, और दूसरी तरफ गवर्नर भी उस पर अपने हस्ताक्षर करता है कि हाँ हम हस्ताक्षर कर रहे हैं, ये इतने रुपए का नोट है, इससे आप देश की घरेलू सीमा के अंदर कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं। यानी इस नोट की एक वैल्यू हो गई, ठीक है, इस नोट की एक वैल्यू हो गई। मान लीजिए पूरी इकोनॉमी धड़ाम से गिर जाए, क्या हो जाए? धड़ाम से गिर जाए। समझिए बात को, पूरी इकोनॉमी हमारे लिए सच में तो क्या है, कागज के नोट ही तो हैं, ये और कुछ थोड़े है, ये हमारे लिए कागज के नोट हैं, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि सरकार ने गारंटी ले लिया, गवर्नर ने हस्ताक्षर कर दिया, तो उसका एक मूल्य हो गया, उस कागज के नोट का क्या हो गया, उस कागज के टुकड़े का, नोट भी नहीं, उस कागज के टुकड़े का एक वैल्यू हो गया। और जिस भी देश के केंद्रीय बैंक ने और सरकार ने जो गारंटी लिया वो क्या बन गया, उसका एक मूल्य मान लिया गया। एक बात बताओ दोस्तों, मैं आपसे कंडीशन पूछता हूं, मान लो पूरी इकोनॉमी, भगवान न करे कभी हमारे देश के साथ ऐसा हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए पूरी इकोनॉमी धड़ाम से गिर गई, ठीक है, और वो उसके बाद क्या हो गया, जब पूरी इकोनॉमी गिर गई तो लोगों ने क्या कर दिया, अपने नोट की जो गारंटी थी ना, बोला सरकार से गारंटी दिए थे ना, हमको एक काम करो, इसके बदले में सोना दे दो, मेरे को रुपया नहीं चाहिए, हमको क्या कर दो, ये हमारे पास 20,000 है, किसी के पास 50,000 है, किसी के पास 5 लाख रुपए है, सरकार से लोगों ने मांगना शुरू कर दिया, हमको इसके बदले में सोना दे दो, हमको कुछ दे दो, हमको इसका मूल्य से कोई मतलब नहीं है। सरकार क्या उसके पीछे जो गारंटी ले रही है, क्या उसके पीछे सरकार ने कुछ रखा है? ये नाम का रखा होता है, नाम का रखा होता है। क्या जितने नोट मार्केट में दौड़ रहे हैं, जितने नोट, मान लीजिए पूरे बाजार में मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए क्या कर रहा है, रन कर रहा है, कितना, 1 लाख करोड़ रुपए रन कर रहा है। क्या 1 लाख करोड़ रुपए के सरकार ने जो गारंटी लिया है, क्या सरकार के पास रिजर्व है? क्या सरकार के पास रिजर्व है कि वो 1 करोड़ रुपए क्या कर देगा, एट ए टाइम लोगों को दे सकता है? नहीं, उतना रिजर्व उनको बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कहा जा सकता है कि कुछ रिजर्व सरकार मेंटेन करती है और बाकी के नाम पर अपने हिसाब से सरकार जारी करती है। अच्छा, वो उनके हाथ में होता है। मैं आपको सिखाऊंगा कि नोट जारी करने की प्रक्रिया क्या होती है, किस आधार पर नोट की छपाई होती है। कभी कभी आप लोगों के मन में आता होगा, सर इतनी बेरोजगारी है, सरकार को चाहिए मशीन घर की, खूब छाप दो नोट और गरीबों में बांट दो, सब अमीर हो जाएंगे, गरीबों में बांट दो। ऐसा नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा करने के बाद हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी तो आपको जान लेना होगा। सर तुरंत बता दीजिए, तुरंत बता देंगे तो फिर ये चैप्टर कौन कंप्लीट कराएगा? समय तो मैंने कहा ना कि जब मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ाता हूं, कोई विषय पढ़ाता हूं, तो उसमें कभी कोई डाउट नहीं रखता हूं। आप मेरे चैनल पे आके देखेंगे लोगों ने कमेंट किया, सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कभी कोई व्यक्ति ये कमेंट करके पूछता नहीं है कि सर आपने नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, जो आपके मन में नए सवाल खड़े होते हैं वो भी मैं सवाल मेरे अपने मन में खड़ा करके और उसका उत्तर ढूंढ के बना ही देता हूं। ठीक है, तो यहां आप अभी मेरे साथ बने रहिए, इस टेंशन में मत रहिए कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। जब थोड़ा सा चैप्टर आप आगे बढ़ने दीजिए, मैं सब बताऊंगा, इस पूरे चैप्टर में जितने पॉइंट्स हैं सब बताऊंगा। सुनो, कह रहा है कि आगे जब हम देखेंगे दोस्तों
यहां तक हो गया ना, ठीक है। आगे कह रहा है स्वीकार्य मुद्रा। अभी स्टार्टिंग में आपको बताया गया था रियल मनी, वास्तविक मुद्रा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा रियल मनी के बारे में। अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने? रियल मनी के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? स्वीकार्य मुद्रा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। स्वीकार मतलब जो एक्सेप्टेबल है, लिख रहा है वह मुद्रा जो देश में व्यापक रूप से क्या हो? स्वीकार हो, प्रचलित हो, जिसमें लोग भुगतान कर रहे हो, खरीद बेच रहे हो, क्या है? स्वीकार मुद्रा है। सर वही मुद्रा तो वास्तविक मुद्रा भी थी। हाँ सही है, सही है, लेकिन आगे टाइप्स देखो, यहां पे कह रहा है ये दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक वैध होता है, एक ऐच्छिक होता है। वहां पे हमने क्या पढ़ा? हमने जो रियल मनी पढ़ा दोस्तों, हमने रियल मनी में दो पार्ट पढ़ा। हमने पढ़ा एक मेटल के बारे में, एक धातु के बारे में, एक कागजी मुद्रा के बारे में, ये पढ़ा था ना। बाद में दोस्तों हमने क्या किया? धातु के बारे में 3 पार्ट पढ़ा और कागजी के बारे में 4 पार्ट पढ़ा, यही पढ़ा ना। और अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम स्वीकार मुद्रा पढ़ें, और स्वीकार के अंदर में वैध मुद्रा आता है और ऐच्छिक मुद्रा आता है। वैध मतलब जो वैलिड है, और ऐच्छिक मतलब जो वॉलेंटरी है, इच्छा से, आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो ध्यान दीजिए उसके बारे में। लिख रहा है वैध मुद्रा, वैलिड मुद्रा, वह मुद्रा जो सरकार और जनता दोनों के द्वारा भुगतान और ऋण चुकाने के लिए स्वीकार हो, वैध मुद्रा कहलाती है। केंद्रीय सरकार द्वारा यह मुद्रा क्या होती है? प्रत्याभूत होती है, यानी जो इलीगल नहीं है, जो लीगल है। 10 रुपए 5 रुपए के जो नोट हैं, 20 के नोट, 50 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट, 2000 के नोट, ये सब वैलिड है, सब वैध मुद्रा की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और वैध मुद्रा को भी 2 भागों में बांट दिया। वैध मुद्रा को भी यहां पर 2 भागों में बांट दिया। कौन सा? एक आ गया सीमित वैध मुद्रा, एक आ गया असीमित वैध मुद्रा। लिख रहा है ऐसी मुद्रा जिनमें एक निश्चित सीमा तक भुगतान किया जा सकता है, सीमित है, सीमित है, ठीक है। अब क्या सर? अब तो ये चीजें हट गई, अब ये चीजें हट गई। अभी एक नया डेटा मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं पाया, लेकिन मेरे मन में एक क्यों का प्रश्न बन चुका है कि क्या इसका उत्तर होगा। एक बार आप भी ढूंढने की कोशिश करेगा, मैं जो बताने जा रहा हूं सुनिए दोस्तों। पहले क्या कभी कभी आपके मन में आता है, मान लो आपने क्या किया, 10,000 रुपए की कोई मोबाइल खरीदा, किसी दुकान पे चले गए और 5,000 रुपए 10-10 की नोट रखे और 5,000 रुपए एक एक के सिक्के लेकर चले गए। बोले भैया ले लो मोबाइल दे दो, ठीक है। आपने पूरे पैसे दिए 10,000 रुपए। सामने वाला बोलेगा एक काम करो, मोबाइल को भगो, तुरंत भगो यहां से, तुरंत भगो, शकल मत दिखाना अपनी। अरे क्या बात हो गई यार, ये क्या बात हो गई? मतलब हम आपको पैसे तो दे रहे हैं ना, गिनने के वजह से जो है आप मुझे वापस लौटा दोगे। क्या मैं उस मूल्य का कोई बड़ा सामान नहीं ले सकता? क्या बड़ा सामान नहीं ले सकता? अब बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा होता होगा, कई बार तो आप लोग खुद भी किसी से उलझ जाते हैं, अरे कैसे नहीं लेंगे, हम 50 रुपए का चिल्लर दे रहे हैं, कैसे नहीं लेंगे। या हो सकता है कि कोई आपको दे रहा हो तो आप नहीं लेते हो कि भाई साहब आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो मत लीजिए, ठीक है। सरकार चलाती है, आप बैंक में जाते हो, बैंक से झगड़ा हो जाता है, हाँ लिख के दो कि तुम नहीं लोगे, नहीं दोगे, कई बार हो जाता है। इसके पीछे सही क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं। कुछ चीजें, कुछ डेटा मुझे मिला है, कुछ डेटा मैं सर्च कर रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के मामले में डेटा इंटरनेट पे जो अवेलेबल है वो बहुत कम अवेलेबल है। किताबों में भी पढ़ रहा हूं, लेकिन बहुत सारी किताबें मैंने रीड किया, बहुत सारे मैटर को मैंने पढ़ा, कहीं मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं लेने का, ढूंढने का। आप घबराइए मत, मैं खुद ढूंढ के आपको दे दूंगा कल परसों तक, ठीक है। लेकिन भारत में पहले, अब तो बंद हो गए, भारत में पहले 1 पैसे के जो सिक्के थे उससे लेकर के 25 पैसे तक के जो सिक्के थे उनको वैध मुद्रा, सीमित वैध मुद्रा की श्रेणी में रखा गया था, ठीक है। कौन सा? जब 1 पैसा और 25 पैसा चलता था, जब चवन्नी चलती थी, ठीक है, तब। और ये नियम बना था कि उस पैसे से केवल अधिकतम 25 रुपए का आप भुगतान कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप किसी को दे नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मामला आ जाए 1 रुपए का, तो आई थिंक ऐसा होना चाहिए कि लगभग 100 या 200 रुपए समथिंग जो भी हो, ठीक है। अभी इसके बारे में कोई डेटा है नहीं, तो मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि आप अधिकतम 1 रुपए के सिक्के से कितना भुगतान कर सकते हैं किसी को, आप किसी को कितना दे सकते हैं या आपको कितना ले सकते हैं, ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले तो था कि 1 पैसे से लेकर 25 पैसे के सिक्के मिला करके आप अधिकतम 25 रुपए का भुगतान कर सकते हैं। किसी को कह दो कि 1000 रुपए आपको चवन्नी दे रहा हूं, आप गिन लो, नहीं, वो जो है वैलिड नहीं है, और आप उसको लेकर के कभी कोर्ट में नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। क्यों? उल्टा आपको ही नियम कानून नहीं पता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर। आगे लिख रहा है असीमित वैध मुद्रा, मतलब ऐसी मुद्रा जिसमें अनिश्चित सीमा तक भुगतान किया जा सकता है। आप किसी को 1000 2000 के नोट दो, ठीक है, 500 के नोट दो, ठीक है, और भी नोट दो, तो उससे आप अनलिमिटेड भुगतान कर सकते हैं, अनिश्चित सीमा तक भुगतान कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कागज के सभी नोट, उसके अलावा 1, 2, 5 और 10 रुपए के जो सिक्के हैं, ये असीमित वैध मुद्रा के उदाहरण हैं अभी, ठीक है। क्या और कोई कंडीशन है तो उसके बारे में आपको देख के बताता हूं, या आप मान सकते हैं कि सीमित वाले दायरे चीजों को खत्म कर दिया गया। दूसरा था दोस्तों, पहला तो हो गया आपका ये, ठीक है। दूसरा हो गया आपका ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब होता है वॉलेंट्री, मतलब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ऐच्छिक
लिख रहा है ऐसी मुद्रा जिसके भुगतान के रूप में स्वीकार करना या न करना पूर्णतः किसके ऊपर है, सामने वाले के ऊपर है। भुगतान करता जो है, ठीक है, कर रहा है या जो प्राप्त कर रहा है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इसे स्वीकार करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, उसके लिए कोई बाध्य नहीं है। तो इसको ऐच्छिक मुद्रा कहा जाता है, जैसे प्रतिज्ञा पत्र, जैसे विनिमय पत्र, जैसे हुंडी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इन तथ्यों के बारे में पता नहीं है। दोस्तों कॉमर्स जो लोग पढ़ते होंगे उनके यहाँ खूब एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बड़ा परेशान करता है। जो लोग कॉमर्स में होंगे वो जानते होंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बड़ा धांसू चैप्टर है, लेकिन बच्चों वाला चैप्टर है। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पता है दो लोग खड़े होकर आपस में बातचीत करते उत्तर निकल आता है, ठीक है। मैं उनसे बोला, उन्होंने हमसे बोला, मैं उनसे बोला, उन्होंने हमसे बोला, उत्तर बाहर आ गया। गजब का है, ठीक है, कुछ है ही नहीं, लोग डरते हैं। मैं कभी मौका मिला जीवन में तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो यहां देखो ध्यान से, लिख रहा प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र, हुंडी, ये सब क्या होता है। लिख रहा है कि यह सभी ऐच्छिक मुद्रा के उदाहरण है। वैसे मेन अगर ऐच्छिक मुद्रा की बात करें तो यह दो प्रकार का होता है, साख मुद्रा और बैंकिंग मुद्रा। उसके पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप प्रतिज्ञा पत्र और जो विनिमय पत्र, हुंडी है, इसको लेकर परेशान न रहें। अभी आगे की स्लाइड में इसको बताता हूं। पहले मैं साख मुद्रा और बैंकिंग मुद्रा के बारे में बताना चाहता हूं, तो उसको एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। करा बैंकिंग, अच्छा यहां पर चलिए इसी में बता दे रहा हूं, इसका डिस्क्रिप्शन में लगता नहीं लिख पाया। शाख मुद्रा, आपने क्रेडिट मनी के नाम का नाम सुना होगा, ठीक है। एक होता है बैंकिंग मुद्रा जो बैंक के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों तरह की मुद्राओं में ये सभी अपने आप आ जाएंगे। सुनिए कैसे, अगर मैं बात करता हूं प्रतिज्ञा पत्र का, तो प्रतिज्ञा पत्र का ही दूसरा नाम है वचन पत्र। क्या नाम है, वचन पत्र, यानी आप वचन दे रहे हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोमिसरी नोट। क्या बोला जाता है, प्रोमिसरी। अब वचन कैसे दिया जाता है, करा यह एक लिखित दस्तावेज है, इसमें लिखा जाता है, आदमी अपने हाथ से लिखता है और साइन करता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि कभी कभी ऐसा बोलता है कि भाई उधार दे दिए, तो लोग लिखवा लेते हैं, भाई लिख के दे दो कि हम कब आपको रिपेमेंट कर देंगे, मतलब आप वापस कर दोगे कब, ये आप लिख के दे दो। तो जनरली जब आदमी नहीं लिखता तो आप समझ जाते हैं चोर आदमी है, ठीक, इसको पैसा देना सही नहीं है। वही लिख रहा वचन पत्र या प्रतिज्ञा पत्र, करा जिसमें प्रतिज्ञा पत्र लिखने वाला व्यक्ति हस्ताक्षर करता है और किसी निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित राशि चुकाने का क्या देता है, वचन देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे ये टीवी लेके जाना चाहता है, तो हमसे आएगा खरीदेगा, बदले में उसने क्या कर दिया, एक वचन पत्र लिख के हमें दे दिया कि मैं आपको 2 महीने के अंदर इसका भुगतान करूंगा, ठीक है। अगर वह व्यक्ति नहीं करता है तो डिफॉल्टर घोषित हो जाता, तो उसके लिए तमाम कानूनी विधाएं बनाई गई हैं, ठीक है। जितना पैसा आपका खर्च होगा उस पैसे को निकालने के लिए वह पैसा भी उस व्यक्ति से क्या किया जाएगा, ले लिया जाएगा, ठीक है। उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आगे देखिए, करा विनिमय पत्र, इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। करा विनिमय बिल एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें निश्चित व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि वह आदेशानुसार किसी निश्चित व्यक्ति को निश्चित धनराशि का भुगतान करेगा। देखिए मुद्दा समझिए, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति था, कोई सामान खरीदने चला गया और यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर जिसको भुगतान करना है, जो उधार में खरीद कर लेके जा रहा है ना, वो लिख करके देता है इस वचन पत्र को, भैया मैं वचन देता हूँ, भैया मैं दे दूंगा, भैया भैया आप दे दो, कसम से अभी पैसे नहीं है, जैसे मेरे खाते में 2 महीने के अंदर आपका पैसा चुका दूंगा, नहीं चुकाऊंगा भैया आप कुछ भी कर लेना। तो ये क्या होता है, ये भुगतान करता जो है वो करता है, वो देता है। तो प्रोमिसरी नोट उसके द्वारा तैयार किया जाता है। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, इसमें जो ओनर है वो जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज तैयार करता है कि लो मैंने लिख दिया है कि फला आदमी ये चीज ले जा रहा है, और वो आदेश देता है कि ये अपना पैसा फला व्यक्ति को दे देना, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति हमसे पैसा लेके गया और उस पैसे को मैं किसी तीसरे व्यक्ति को देना है, तो मैं क्या करता हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देता हूं कि तीसरे व्यक्ति को पैसे का भुगतान करा दिया जाए। तो ऐसा भी सिस्टम होता है। एक और आता है हुंडी। अब यह थोड़ा सा प्रचलन में कम है, तीनों प्रचलन में कम है, ठीक है, क्योंकि जमाना आ गया, डिजिटल मनी का जमाना आ गया। ये सब पुराने समय में चल रहे थे, यानी 150 साल से सब चीज चलते आ रहे हैं। लिख रहा है एक लिखित दस्तावेज है जिस पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। उसमें किसी व्यक्ति को बिना शर्त आदेश दिया जाता है कि विपत्र के धारक को या उसमें अंकित किए गए नाम को ही आप क्या कर देंगे, पैसा पेमेंट कर देंगे। जैसे अभी चेक में होता है ना, एक होता है अकाउंट पेड चेक। अगर आपने चेक के ऊपर ऐसे 2 क्रॉस के निशान बना दिए, यानी होता है वो पैसा आपको कैश में नहीं मिलेगा, वो पैसा आपके खाते से कट करके किसी जिस व्यक्ति का नाम लिखा उसके खाते में चला जाएगा। अगर आपने किसी चेक पर क्या कर दिया, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ऐसा चेक होता है, आपने देखा होगा कई बार लोग ऐसे कोने पे क्या कर देते हैं, 2 लाइन खींच देते हैं। ये लाइन ही इस बात का सबूत होता है कि अब पैसा क्या होगा, अकाउंट पेई है। अकाउंट पेई मतलब इसको कैश नहीं देना है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पे कर देना है, ठीक है, ये होता है। अगर आप भी किसी को चेक दे रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, अगर आपको मतलब ये देना है, किसी व्यक्ति को चेक देना है कि जाओ बस खाली बैंक में ये चेक दोगे आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आप उसके ऊपर कभी गलती से क्रॉस निशान मत डालना।
अदरवाइज उस व्यक्ति को कैश पैसा नहीं मिल पाएगा, किसी कीमत पे नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और अगर आपने क्रॉस कर दिया तो उसको नगद नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार किसी चेक को बचाने के लिए भेज दिया, अपने नौकर को भेज दिया और 2 लाख रुपए का पेमेंट करना था। अब जब नौकर को दिखा 2 लाख रुपया, बैंक में गया, ऐसे लार गिरना शुरू, 2 लाख रुपया भजा, धीरे से बोरिया बिस्तर पैक किया, घर, ठीक है, घर, ठीक है। बाद में आपको जो करना हो कर लीजिएगा, ठीक है। भाग गया, तुरंत भाग गया, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों क्या किया जाता है, यहां पर अकाउंट पे ही का सहारा लिया जाता है कि नौकर चेक तो लेके जाएगा लेकिन कोई फायदा नहीं है। मान लो कोई चेक उस नौकर से खो गया, नौकर ऐसे साइकिल पे लेके जा रहा था, उसके जेब से कहीं चेक गिर गया, ठीक है। और वो चेक कैसा है, वो चेक जो है आपने क्रॉस नहीं किया, तो जो भी व्यक्ति उस चेक को पाएगा वो तुरंत बैंक में जाएगा और तुरंत पैसा उसको रिसीव हो जाएगा। और अगर ये क्रॉस होता ना तो उसका कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई भी व्यक्ति उस चेक को बैंक में लेके जाता, वो पैसा इसमें लिखे गए व्यक्ति के खाते में ही जाता, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से यहां क्या होता है दोस्तों, जो हुंडी होता है, यहां पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं, उसमें किसी व्यक्ति को बिना शर्त आदेश दिया जाता है कि इस विपत्र के धारक को, यानी जिसके पास भी ये हुंडी है उसको पैसा दे दो, या फिर जो नाम अंकित किया गया उसको पैसा दे दिया जाए, ये होता है। चेक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि चेक भी एक तरह का दस्तावेज होता है जो क्या करता है, बैंक द्वारा जारी किया जाता है अपने खाता धारक को। अगर आपने बैंक में खाता खुलाया हुआ है तो आप वहां से चेक ले सकते हैं और आप उस चेक का प्रयोग क्या कर सकते हैं, एज अ मनी कर सकते हैं, यानी आप भी चेक का निर्गमन कर रहे हैं। जैसे आरबीआई मुद्रा का निर्गमन करती है, करेंसी लॉन्च करती है, उसी तरह से आपने अपने चेक को लॉन्च कर दिया ना। चेक दे दोगे तो उसके माध्यम से आपको कुछ भी मिल जाएगा, क्यों, वो तो कोई नोट नहीं है ना, उस पे तो केंद्रीय सरकार गवर्नर के जो हस्ताक्षर भी नहीं है, ठीक है, उसमें तो आपके हस्ताक्षर हैं और उससे भी काम चल जा रहा है। वाह, मतलब आप भी गवर्नर हो गए, शाबाश भाई, पार्टी चलेगी, पार्टी हो जाए, गवर्नर हो गए अब तो, ठीक है। चलो आगे देखो, लिख रहा बैंकर्स चेक, ये थोड़ा सा हटके होता है, चेक अलग होता है, बैंकर्स चेक अलग होता है। देखिए क्या लिख रहा है, कह रहा है इसे पे ऑर्डर भी कहा जाता है, कह रहा है इसे भी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन याद रखिए उसी शाखा में भुनाया जा सकता है जहां से जारी किया गया है। मान लीजिए बहुत बड़ी कोई सिटी, वहां पर कोई पर्टिकुलर बैंक है, तो बैंक क्या करता है कि एक इस तरह का बैंकर्स चेक भी देता है, और वो जिस व्यक्ति को चेक दिया जाएगा ना, वो व्यक्ति केवल उसी बैंक के और उसी खाते में, मान लीजिए एचडीएफसी में हमारा कोई खाता है और एचडीएफसी का आपका कोई खाता मुंबई में, तो वहां जाके कोई व्यक्ति नहीं भुना सकता। ये जिस ब्रांच से निकला है ना, ये उसी ब्रांच में भुनाया जाएगा। सर तो मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये चेक क्लियरिंग की बात होती है। जनरली क्या होता है दोस्तों कि चेक क्लियर होने में टाइम लगता है, 3 दिन का समय लगता है, 2 से 3 दिन का समय लगता है। क्यों? क्योंकि चेक के पीछे तमाम विधाएं हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में। चेक के ऊपर जो इंक लगी होती है दोस्तों, जो नीचे नंबर लिखा होता है, स्पेशल कोड, वो एक्चुअली में मैग्नेटिक इंक का वहां प्रयोग किया जाता है और उसी की जांच करने में समय लगता है। कभी आप किसी चेक को तुरंत पास आउट नहीं करा पाएंगे, ठीक है, उसको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर क्या किया जाता है, देखिए आपने देखा होगा कि कई बार आप बैंक में चेक लेके जाते हैं, आपको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन कब, जब वह चेक उसी बैंक का है तब। अगर वह चेक किसी दूसरे बैंक का है तो कभी भी आपको तुरंत पैसे नहीं दिए जाते हैं। पहले चेक क्लियर होता है, चेक के क्लियर होने में समय लगता है। चेक के क्लियर होने के दौरान होता क्या है, यही चेक किया जाता है कि यह चेक ओरिजिनल है या चेक डुप्लीकेट है। आप जरा कल्पना करो, तमाम लोग डुप्लीकेट नोट बनाते हैं, ठीक है, डुप्लीकेट नोट बनाते हैं, ठीक है, क्या डुप्लीकेट चेक नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि चेक तो तमाम प्रकार के होते हैं, हजारों कलर के चेक आते हैं, बहुत सारे, हर बैंक का एक नया कलर, हर साल उनका कलर बदलता रहता है। तो क्या यहां पर डुप्लीकेट चेक नहीं बनाया जा सकता? सोचो, नोट बनाने में इतना खर्चा आएगा, चेक बनाने में तो कोई खर्चा नहीं है। एक चेक बना लिया और उस पर 10-5 लाख लिखकर किसी खाते से पैसा निकाल दिया, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंक होती है, जो कोडिंग होती है, उसी पर सारा बेस्ड होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, चेक को क्लियर होने में इसीलिए समय लगता है और ये होता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक ही शहर के व्यापारी लोग हैं, वो अपने में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उनका चेक अगर 3 दिन बाद क्लियर होगा तो उनका पैसा फंसेगा। ऐसे में वो उसी बैंक का चेक जारी कर देते हैं और तुरंत वो उसी बैंक में फिर जाकर के भुना लिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है बैंकर चेक, अब कम यूज होता है। पोस्टल ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? नाम से ही लग रहा है कि पोस्ट ऑफिस से जारी किया जाता है, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से जारी किया जाता है। केंद्रीय सरकार इस पे जो है कोई गारंटी नहीं देती है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल होता है। ध्यान रहे कि पोस्टल ऑर्डर कोई कानूनी निविदा नहीं है, परंतु व्यवहार में इसे चेक की तरह प्रयोग किया जाता है। इस पे पोस्टल ऑर्डर पे जो भी डेट डाला होता है, मान लीजिए अगस्त महीने हमने कोई डेट डाला, ठीक है,
तो अगस्त का जो आखिरी दिन होगा यानी 31 अगस्त, ठीक है, वहां से 24 माह इसकी वैलिडिटी मानी जाती है, ठीक है, ऐसा है। ये 1995 में कानून आया था, उसके तहत ये बनाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, बिल्कुल मजा आएगा दोस्तों। आगे इसी तरह से क्लासेस चलती रहेंगी और 9 बजे जो आपकी स्पेशल सीरीज जो चल रही है इसको आप जरूर अटेंड करिए। या सब्जेक्टिव की सीरीज हमेशा टाइम चेंज होता रहता है, तो ये आपको डेली दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।